Morning everyone. Today we are going to start our first topic, that is public utility concern. And for starting the topic, we should know the meaning of public utility concern. So here is the meaning. The concern which are engaged in the work of public utility are called public utility concerns. Meaning of public utility is to do the work for the benefit or welfare of the public as provisions um, for railway services, etc. Concerns which provides electricity, water and gas, etc. are also called public utility concerns. Such concerns are established under special acts of Parliament. Such concerns are mostly companies. Their accounts are prepared on the basis of double account system. That means वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो इंस्टीट्यूशंस जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए एंड पब्लिक के वेलबींग के लिए वर्क करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जिनका डिसीजन लिया जाता है या पार्लियामेंट के द्वारा जिनका डिसीजन लिया जाता है, वो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न कहलाते हैं. हमने एक वर्ड यूज़ किया है डबल अकाउंट सिस्टम. तो हम डबल अकाउंट सिस्टम का भी मीनिंग देखेंगे. तो नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम. तो अकॉर्डिंग टू कॉलर डबल अकाउंट सिस्टम इज स्पेशल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which is used in public utility companies like railways, gas, water and electricity companies, etc. Its special features is to show fixed assets and fixed liabilities separately from floating assets and floating liabilities, so that it may become clear that the amount for a particular asset is used for that asset. That means डबल अकाउंटिंग सिस्टम में हम फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की कैलकुलेशन जो है वह सेपरेट करते हैं फ्लोटिंग एसेट्स एंड फ्लोटिंग लाइबिलिटीज़ से, जिससे कि हमें पर्टिकुलर एक एसेट के जो रेवेन्यू है या एक एसेट को परचेस और सेल करने के जो भी हमारे खर्चे हैं वह सेपरेटली हमें पता चल जाते हैं. तो इसीलिए हम इसमें डबल अकाउंट सिस्टम का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम. डबल अकाउंट सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट हमें होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ यूज़फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट से हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि इसमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को अलग शो किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ को सेपरेटली शो किया जाता है, जिससे हमें फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वह हम सेपरेटली देख सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी. इसमें गवर्नमेंट को यह चेक करने में भी इजी होता है कि वो जिस इंस्टीट्यूशन को जिसकी परमिशन दे रहे हैं वह इंस्टीट्यूशन इफ़ेक्टिव है या नहीं, या उसकी एफिशिएंसी कितनी है. उसके लिए अलग जब सेपरेट अकाउंट्स होते हैं तो उन्हें चेक करके और यह मेज़र किया जा सकता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है. नेक्स्ट है स्टैटिकल रिजल्ट्स. इससे स्टैटिकल रिजल्ट्स का मतलब होता है एनालिटिकल रिजल्ट्स. तो एनालिटिकल रिजल्ट्स भी इजीली फाइंड आउट होते हैं कि हमारी कंपनी में किसी ईयर में पर्टिकुलर ईयर में किसी पर्टिकुलर एसेट पर कितना एक्सपेंस हुआ है या उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है. नेक्स्ट है इजी रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स. इसमें डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न और अलग से फंड बनाना कंपलसरी होता है. इसीलिए यदि कोई एसेट हमारी ख़राब हो जाती है या कोई एसेट का लाइफ स्पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल रहता है, जिस फंड से हम नए एसेट को परचेस करके और उसे पुरानी मशीन से रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्लोटिंग आइटम्स. हमारे जो फिक्स्ड आइटम्स और फ्लोटिंग आइटम्स को हम सेपरेटली शो करते हैं, उससे
यह एक बेनिफिट मिल जाता है कि हम हमारे जितने भी फ्लोटिंग आइटम्स हैं उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। साथ में इसमें जो प्रीवियस ईयर का डेटा होता है उसे सेपरेटली शो किया जाता है और करंट ईयर के डेटा को सेपरेट शो किया जाता है। तो उससे हम प्रीवियस ईयर के आइटम्स को करंट ईयर के आइटम से भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पहले की अपेक्षा इस बार के जो खर्च हैं या जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो कितने बढ़े या कम हुए हैं। नेक्स्ट है करंट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की करंट नॉलेज हमें इसमें मिल जाती है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर तक का जो डेटा होता है उसे सेपरेट रखा जाता है और करंट ईयर के डेटा को सेपरेट रखा जाता है। तो करंट ईयर के जो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं या हमारे जो रेवेन्यू है, हमारे जो एक्सपेंडिचर है, उनका हमें फुल नॉलेज मिल जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा इजी कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग एंड अदर आइटम। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं या ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं उन्हें नेट रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू अकाउंट में लिखा जाता है। इसके अलावा जो अदर आइटम्स होते हैं उन्हें नेट रेवेन्यू अकाउंट में लिखा जाता है, जिससे कि हम ऑपरेटिंग नेचर के जो आइटम है या जो प्रोडक्ट्स है उन्हें अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हमारे आइटम्स होते हैं उन्हें अलग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनके बीच में कंपैरिजन यदि हमें करना है तो कंपैरिजन भी इजीली किया जा सकता है। तो ये होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। अब डबल अकाउंट सिस्टम को यदि हम अपनाते हैं तो उसमें क्या क्या हमें लाभ या हानि हो सकती है। तो अभी हमने लाभ देखे थे, अब उसकी हानियाँ देखेंगे। पहला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में शो किया जाता है जो कि कैपिटल अकाउंट में आता है, जिससे कि कैपिटल अकाउंट पे बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के जितने भी एक्सपेंसेस मतलब स्टार्टिंग के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के जो लायबिलिटी साइड का बर्डन होता है वह बढ़ जाता है। देन फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर ही शो किया जाता है। एक प्रोविज़न इसमें है कि डेप्रिसिएशन फ़ंड अलग से बनाया जाता है, लेकिन वह डेप्रिसिएशन फंड तो अवेलेबल हो जाता है, लेकिन एसेट्स की जो अमाउंट है या एसेट की जो प्राइस है वह कॉस्ट पर ही शो की जाती है, उसे डेप्रिशिएट करके शो नहीं किया जाता है, जिससे जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वह गलत जो डेटा है या गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकता है। देन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यदि इसके लिए अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या अलग अलग कंसर्न्स जो होते हैं उनके अलग अलग एक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोविज़न्स होते हैं। तो यदि उन प्रोविज़न्स को आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या उन प्रोविज़न्स को आप स्टडी नहीं करते हैं तो आपको ये अकाउंट्स इजीली समझ में नहीं आ सकते या ये अकाउंट्स आपको बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है यदि आपने जो प्रोविज़न्स हैं उससे रिलेटेड वो नहीं देखे हैं तो। नेक्स्ट है एसेट्स ऑफ स्मॉल लाइफ। जो स्मॉल लाइफ की एसेट्स हैं जो कि जिनका लाइफ स्पेन ख़त्म होने वाला है या जो स्क्रैप वैल्यू पर आ चुकी हैं उन्हें भी इसमें शो किया जाता है, जिससे कि एसेट्स का जो वैल्यूएशन है वह गलत हो सकता है और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है वह गलत शो हो सकती है। और लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। रिपेयर्स का जो एक्सपेंसेस होता है उसे एक साथ शो कर दिया जाता है या जिस ईयर में वह एक्सपेंस हुआ है उस ईयर में पूरा खर्च वह शो कर दिया जाता है, जिससे कि उस खर्च का बर्डन एक ही ईयर पर आ जाता है और जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वह गलत शो होती है। तो यह इसके जो 5 जो है डिसएडवांटेजेस है या क्रिटिसिज्म है, जिसकी वजह से डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन कुछ पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज़ में
डबल अकाउंट सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उससे उन ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या उन कंसर्न्स के लिए आगे के डिसीजन लेती है। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन जो है वो हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसे कंप्लीट करके और इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरा करना है। इसमें अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, जैसे गैस कंपनी या रेलवे कंपनी, जो भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम करती है वो कंपनी इसमें आती है, लेकिन हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के रिगार्डिंग ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो हम आगे रेलवे कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप नोट्स अपने बना लीजिए, जिससे कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग ईजीली हो जाएगी और आपके पास थ्योरी का भी जो मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी हम साथ में सोल्व करेंगे। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए। कल मैं आपको आगे का पार्ट है वह कवर करवाऊँगी। थैंक यू।